हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को क्लास 11th के मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको अलजेब्रा का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इसके बारे में सबसे पहले हम बता देंगे। ध्यान दीजिए, इसको जानने से पहले आप क्लास 10 का एक टॉपिक हम बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हम बताए होंगे या आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहता है, तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b c बिलोंग्स करता है रियल नंबर r। रियल नंबर को शॉर्ट में r बोलते हैं, यानी a b c जो होता है वो हमारा बिलोंग्स कहाँ करता है? रियल नंबर में। यानी a b c इसमें x का ऐसा वैल्यू रखा जाता है कि 0 के हमें बराबर हो जाता है। इधर लेफ्ट साइड LHS होता है, इधर RHS, दोनों सत्यापित होता है, तब हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के घात 2 होते हैं, इसका मतलब रूट्स यानी मूल भी 2 होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। यानी इसका जो रूट्स होते हैं, रूट्स 2 होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा। इसे निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे 10 क्लास में कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस फार्मूला के बारे में आप जानते होंगे, इससे हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते थे। अब जान लीजिए कि ये क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d से डिनोट करते हैं। d क्या होता है? d हमारा डिस्क्रिमिनांट होते हैं, यानी कि विवेचक। इसको हम हिंदी में विवेचक बोलते हैं, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट डी। और इससे हम बताए थे वहां नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको पढ़ाए होंगे 10 क्लास में, ध्यान दीजिए। उसमें हम बताए थे 3 कंडीशन बताए थे। पहला, यदि इफ डी जो होता है यदि ग्रेटर देन 0 हो, डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है, तब जो रूट्स होते हैं यानी रूट्स जो होंगे यू इक्वल, रूट्स आपका रियल एंड अनइक्वल होंगे। जब आपका डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है, तब रूट आपका रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। आप पढ़े होंगे वास्तविक एवं भिन्न। नेक्स्ट आप दूसरा पढ़े होंगे 10 क्लास में, इफ यदि d इक्वल 0 यानी बराबर 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ जाता है, तब उसका जो रूट्स होते हैं वो आपका रियल एंड इक्वल होता है। रियल यानी कि वास्तविक और समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। लेकिन एक तीसरा चीज भी आपको हम बताए थे। तीसरा क्या बताए थे? इफ d लेस देन 0, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। इसका रूट जो होता है वो इमेजिनरी, अवास्तविक होता है। इमेजिनरी यानी अवास्तविक, इमेजिनरी एंड अनइक्वल होता है। अनइक्वल यानी अवास्तविक एवं भिन्न होते हैं। तो ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड के बारे में आप क्लास 10 में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आप अध्ययन नहीं किए थे। इसी का अध्ययन जो हम करेंगे, इसी का अध्ययन करने के लिए एक संख्या का निर्माण किया गया, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। अब ध्यान दीजिए, तो थर्ड नंबर के बारे में हम बता रहे थे क्या कि d लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से जब छोटा आ जाता है तो उसे किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, उसी के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया गया। उसी को सॉल्यूशन के लिए यानी हल प्राप्त करने के लिए
कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया गया। अब ध्यान दो यहाँ, जैसे आप लोग एक चीज और जान लीजिए, किसी भी हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या के स्क्वायर करने पर ऑलवेज धनात्मक आते हैं। वास्तविक संख्या चाहे ऋणात्मक हो या तो आपका पॉजिटिव हो, किसी को भी स्क्वायर कर दें। जैसे आप देख लीजिए 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 के स्क्वायर कर दीजिए 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन -2 के भी स्क्वायर करेंगे तो +4 ही आएगा, यानी ऑलवेज धनात्मक होते हैं। लेकिन क्या आप कभी कल्पना किए कि -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 ही आएगा? ऐसा होता है कि नहीं? तो इस चीज के बारे में, या √-2 रहे, इसको स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा -2 ही प्राप्त होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या को वर्ग करने पर ऑलवेज धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज का हल करने के लिए ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी, अवास्तविक राशियां। तो इस चीज को हम सॉल्यूशन करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे कैसे सोल्व करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए, जैसे आप द्विघात समीकरण में x² -4 = 0 रहता था, तो हम क्या लिखते थे, x² = 4, x ± √4 बराबर ±2। लेकिन क्या कभी आप ये कल्पना किए कि अगर x² +2 रहेगा बराबर 0, तो x² बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर आपका ±√2 हो जाएगा। -√2 का वर्गमूल होता है, इसके बारे में आप नहीं पढ़े थे। इसी चीज को हम सोल्व करने के लिए यहाँ हम ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, x² + 1 बराबर 0। आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप किसी भी x का कोई भी मान रखेंगे तो ये सत्यापित नहीं होगा, चाहे आप धनात्मक, जैसे आप -1 रख दीजिए इसमें वैल्यू, अगर -1 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -1 के स्क्वायर +1, तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएंगे, या +1 = 2। क्या ये दोनों सत्यापित हैं? नहीं सत्यापित। सत्यापित कब होता है, जब LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर होते हैं। तो इस स्थिति यानी इस कंडीशन को सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे वो देख लीजिए। जैसे x² बराबर लिखेंगे -1 और x बराबर हम लिख सकते हैं √-1, प्लस माइनस भी हम कर सकते हैं। अब ध्यान दो, इस चीज को सॉल्यूशन संभव नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड ने सर्वप्रथम, यूक्लिड एक वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्लास 10 में भी पढ़ना था। यूक्लिड ने क्या किया था, इसको आयोटा मान लिया, ये पूरे को आयोटा मान लिया। इसको क्या माना, आयोटा, जिसको हम शॉर्ट में आई। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, यानी यहां से हमें यह प्राप्त हो रहा है कि आयोटा का जो वैल्यू है, आयोटा का जो वैल्यू है वो √-1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं आयोटा को आई से सूचित करते हैं तो i = √-1 आ गया। अब हम ध्यान दें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें यानी वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, i² = -1, इधर से रूट हट जाएगा, यानी i² का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर आगे हमें iq का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, i² अक्रॉस i कर देंगे, या हम क्या, हाँ, तो i² का मान यहां से रखेंगे -1, इस i का वैल्यू यहां से हम नहीं रख सकते हैं, ये तो आपका फिक्स रहता है आयोटा का वैल्यू। -1 गुने i = आपका -i प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे आपको i के पावर 4 का वैल्यू निकालना है तो लिख देंगे i² का होल स्क्वायर। i² का वैल्यू आपका है -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें +1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार i के पावर 4 का वैल्यू +1, इतना वैल्यू आप कम से कम याद रखिएगा। आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है, तो आयोटा का वैल्यू √-1 होते हैं। लेकिन इस प्रकार हम
किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए i के पावर 16 है, और एग्जांपल देख लीजिए, i के पावर 16 है तो 16 के हम लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 4 में ही हम कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो हमें सॉल्यूशन करने में आसानी होता है। इसका वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 आ जाएगा, बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पावर में जितना रहे। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे i के पावर 256 है। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो छोटा था, i के पावर 16, तो 4 को 16 हम कर लिए, लेकिन जब बड़ा वैल्यू रहेगा तब क्या करेंगे, तो पावर में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे 256 में। 6 को 24, 1 और 4 को 16, यानी यहाँ हमारा शेषफल नहीं बचा, 0 बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं i के पावर 4 के होल पावर जितना भागफल आता है उसको, अगर शेषफल बच जाता है तो उसको हम गुना में लिख देंगे। ऐसा 0 बचा है तो i के पावर 0 भी लिख सकते हो, या 0 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन हम लिख के एगो बता देते हैं। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 के पावर 64। और किसी का भी वैल्यू, किसी के पावर, चाहे वो रियल हो या किसी संख्या हो या कोई भी लेटर हो, जिस पर वैल्यू अगर 0 रहता है पावर में, तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होते हैं। अब 1 के पावर कितना हो रहेगा, तो उसका वैल्यू 1, 1 गुने 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे आपको i के पावर दिया हुआ रहे 1760। अब इसका भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तोड़ने में, तो 4 से इसमें हम भाग दे देंगे। 1760 में भाग देंगे 4 से, 4 को 16, 1 6, 4 को 16 कट जाएगा, 0 उतरेगा तो 0 0 ही हो जाएगा, है ना, यानी 0 कट जाएगा। अब ध्यान दें, क्या हम लिखेंगे, i के पावर 4 के पावर 440 गुने i के पावर 0, क्योंकि यहाँ शून्य बचा शेषफल, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1, गुना करेंगे तब 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी आयोटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सम्मिश्र संख्या जो होते हैं, इस सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। यानी जितनी भी संख्याएं आप पढ़े होंगे, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, परिमेय अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्या इसके अंतर्गत आते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम सूचित करते हैं जनरली कैपिटल जेड से, अल्फाबेट का लेटर जो है कैपिटल जेड, उससे हम सूचित इसको करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी और x प्लस आई बाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सम्मिश्र संख्या जो होता है या तो a प्लस आई बी फॉर्म में होते हैं या x प्लस आई बाई फॉर्म में होता है। किसी बुक में आपको a प्लस आई बी लिख जाएगा, किसी बुक में आपका x प्लस आई बाई लिखा हुआ रहता है। हम बताएं कि सम्मिश्र संख्या को z से डिनोट करता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं z बराबर a प्लस आई बी। ए बी आपका रियल नंबर ही है, ए बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, यहाँ आपका ए बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, लेकिन इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट्स, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको हम रियल बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। पूरे भाग को हम इमेजिनरी बोलेंगे, इसको हम रियल बोलेंगे, लेकिन ऐसे जनरली ए और बी आपका जो होता है वो रियल नंबर ही होता है। रियल पार्ट को वास्तविक भाग और इसे हम अवास्तविक भाग बोलते हैं। इसको हम वास्तविक भाग बोलते हैं हिंदी में, इसको अवास्तविक भाग,
अवास्तविक भाग कहते हैं। अब ध्यान दें, रियल जो होता है उसको हम आर जेड से भी शॉर्ट में डिनोट करते हैं, आर जेड, और इमेजिनरी को आई एम जेड, यानी इसे हम इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट करेंगे शॉर्ट में, और रियल जेड को हम शॉर्ट में आर जेड से डिनोट करते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या का रियल भाग को आर जेड से सूचित करेंगे और इमेजिनरी भाग को आई एम जेड से हम सूचित करते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई सम्मिश्र संख्या आपको दिले रहेगा, एग्जाम्पल जैसे गिवन दिया हुआ रहे जेड इजकल टू 2 + 7 3i, इस तरह आपका दिया हुआ रहेगा। तो इसमें अगर पूछ देगा कि रियल जेड क्या होंगे और इमेजिनरी जेड क्या होगा, तो रियल जेड ध्यान देना, जिसमें आई लगा रहता है वो इमेजिनरी वाले भाग होते हैं, और जिसमें आई नहीं लगा रहता है वो रियल भाग होते हैं। तो रियल भाग आपका 2 हो जाएगा और इमेजिनरी भाग 3 हो जाएगा। आई नहीं लिखाता है, सिर्फ उसका डिजिट लिखाता है, यानी अंक लिखाता है। इस प्रकार हम रियल भाग और इमेजिनरी भाग को हम निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल में और भी पूछ सकता है, इस टाइप से पूछता है कि सम्मिश्र संख्या फॉर्म में लिखें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, दिले रहे, जैसे आपको दिया हुआ रहे आई के पावर n, आई के पावर n + 1, आई के पावर n + 2, आई के पावर n + 3, इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिले रहेगा और कहेगा सम्मिश्र संख्या रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे आई के पावर n प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर n गुने आई के पावर 1। आधार सेम रहता है, यानी बेस इक्वल रहता है, तो आपका पावर जुड़ जाता है। इसे भी हम उसी रूप में तोड़ेंगे, आई के पावर n गुने आई के पावर 2, फिर आई के पावर n गुने आई के पावर 3। आई के पावर n हम सभी में से कॉमा ले लेंगे, सभी में सेम है इसलिए कॉमा ले लेंगे, बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब बच जाएगा। अब इसका वैल्यू रख देंगे, आई के पावर n, इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा, आई रह जाएगा सेम। आई स्क्वायर का वैल्यू हम बताए थे -1 होता है, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, आपको बता दिए हैं। आई के पावर n यहाँ कट जाएगा, प्लस माइनस आई 1 से 1 कट जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर इसे सम्मिश्र संख्या फॉर्म में लिखोगे तो z बराबर हम लिख सकते हैं 0 + 0 इंटू आई, क्योंकि सम्मिश्र संख्या जो होता है जिसमें रियल पार्ट्स भी होता है और इमेजिनरी पार्ट्स भी होते हैं, इसलिए इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए आगे ध्यान दो, इमेजिनरी क्वांटिटीज के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक चीज आप पहले देख लीजिए, क्या O1 के लिए, O1 जो है इसके लिए हम लिख सकते हैं √1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √-1 इंटू -1, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √-1 और √-1। अब ध्यान दीजिए, हम इसका वैल्यू बताए हैं -1, √-1 आयोटा का वैल्यू होता है, ये भी आयोटा का वैल्यू हो जाएगा, और दोनों जब हम गुना करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर, हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू हम बताए हैं कितना, -1। तो क्या यह सही है? 1 जो है सत्यापित करने पर -1 कभी आ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके कंडीशन को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि रूट में जब हम इमेजिनरी क्वांटिटीज को हल करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जैसे हम √a क्रॉस √b अगर करेंगे तब √√ab होगा, लेकिन क्या √−a गुने √−b रहेगा, तो क्या रूट में हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। √−a क्रॉस -b ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं।
ये कब संभव होता है? जब एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहेगा, तब हम उस तरह से लिख सकते हैं, या इस रूप में रहेगा तब हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, इस पर एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिले रहे कि रूट अंडर -4 गुने रूट अंडर -2 का वैल्यू ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं -4 को -1 गुने 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको भी हम लिख देंगे -1 गुने 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 4, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर -1 रूट अंडर 2। इसका वैल्यू अब आपको जानकारी हो गया। इसका वैल्यू हम आपको निकाले थे कि आयोटा बोलते हैं, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू आयोटा, इसका तो रूट नहीं निकलेगा, इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम गुना करेंगे तो 2√2 और आई में मल्टीप्लाई होगा तो i² हो जाएगा, यानी 2√2 और i² का वैल्यू हम बताए हैं कि -1 होता है। इस प्रकार हमें क्या हो जाएगा? -2√2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसे हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, रूट अंडर दिया हुआ रहे -144 प्लस रूट अंडर -169 प्लस रूट अंडर 16, इस टाइप का दिया हुआ रहे और इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सेम टू सेम उसी तरह इसको लिखेंगे रूट अंडर -1 गुने 144 प्लस इसको लिखेंगे रूट अंडर -1 गुने 169 प्लस, ये आपका माइनस नहीं है, डायरेक्ट ऐसा ही रह देते हैं। अब ध्यान दो, इसको लिख देंगे -1 और रूट अंडर 144 प्लस इसको रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 169। अब यहाँ क्या करेंगे? प्लस इसका तो वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू आयोटा रखेंगे, ये 12 हो जाएगा, प्लस इसका आयोटा और ये 13 हो जाएगा, प्लस 4। इस प्रकार हमको 12i यानी 12i प्लस 13i और प्लस 4, यानी हम लिख सकते हैं 4 प्लस 25i। यह एक सम्मिश्र संख्या का रूप होता है। इस प्रकार हम किसी भी इमेजिनरी क्वांटिटीज को हल कर सकते हैं। आप ध्यान दें, इसमें आपको एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे आपको दिया हुआ रहे जैसे आपको क्वेश्चन एक इस टाइप के दे दे, जैसे मान लीजिए z बराबर दिया हुआ है 1/2 प्लस i, इस फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको कहेगा सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखें, यानी कि सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तब क्या करेंगे? हर पर में करें रेशनलाइजेशन करेंगे, प्लस में है तो माइनस से, यानी 2 - i बटा 2 - i गुना करेंगे 2 - i, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में है तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमें 2 - i और नीचे 4 और माइनस i स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। अब हम ध्यान देंगे, i है सॉरी 2 - i 4 और i स्क्वायर का मान -1 तो +1 हो जाएगा, यानी 2 - i और नीचे 5 आ जाएगा। अलग अलग करेंगे तो 2/5 और -1/5 i। अब देखिए ये हमारा a प्लस i भी फॉर्म में आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 प्लस -1/5 इंटू i। ये हमारा a प्लस i भी फॉर्म है, और इसी को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो ये हमारा सम्मिश्र संख्या के रूप में प्राप्त हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स।